तो हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर ऑन हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से तकरीबन 40 प्लस ऐसे सवाल जो लगभग लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए ऐसी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? मोहरें मतलब जैसे हम निशान लगाने के लिए किसी चीज का यूज करते हैं, तो उसमें मोहरे हुआ करते थे। जैसे मान के लिए कि इस तरह के ऐसे थे, ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे नीचे राउंड हुआ करता था, यहाँ पे किसी तरह का सिंबल होता था। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको प्रेस किया जाता था, तो इसकी जो नीचे जो छपी हुई जो आकृति होती थी, वो उसके नीचे उभर जाती थी। ठीक है, तो बोले ये बनना होता था सील खड़ी। सील खड़ी मतलब जैसे अगर अधिकांश आप देखिएगा, जैसे जब घर किसी का जब सील किया जाता है, तो वहां पे एक लाल कलर का लिक्विड उसके घर के मतलब कपड़े लपेट के उसके ऊपर कुछ कर दिया जाता है। कि किया जाता है कि अगर उस ताले के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो सील टूट जाता है। टूटने से ये पता चलता है कि जो पैकेजिंग जो वस्तु थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। नंबर 2, और एक बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली है आपका हरियाणा में। कुछ कुछ याद रखिएगा, जैसे गुजरात के अंदर दो तीन महत्वपूर्ण चीजें स्टार्ट कीजिएगा। पहले आपको लोथल मिल जाएगा। ठीक है, लोथल क्या था? ये था आपका बंदरगाह। अब बंदरगाह में बहुत जगह पर इसको क्या कहा गया? इसको गोदीबाड़ा भी कहा गया है। ठीक है, गोदीबाड़ा मतलब जहां पानी के जहाजों को खड़ा किया जाता था। यहाँ पानी के जहाजों को खड़ा किया जाता था। उसके बाद महाराष्ट्र में जाएगा तो दामाबाद है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी हड़प्पा सभ्यता को अवशेष प्राप्त हुआ। हरियाणा आपने पढ़ ही लिया। नंबर तीसरा में बढ़े कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अधिकांश याद रखिए कि धीरे धीरे हम मिलेंगे कि कौन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे स्थित है। नंबर 4 में बढ़े कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान है? देखिए, सिंधु घाटी के निवासी सोना जानते थे, चांदी जानते थे, तांबा जानते थे, लेकिन उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। अब कहिएगा जैसे लोहा तो हमें यूपी के एक क्षेत्र था अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से लोहा प्राप्त होता है, तो हाँ, अंतरजी खेड़ा से लोहा तो प्राप्त होता है, लेकिन कहीं पे भी इसका पूर्ण विवरण नहीं मिलता। देखिए, हम कैसे कहेंगे कि प्राप्त हुआ? जैसे हमें यूपी में भी मिला, महाराष्ट्र में मिला, चलिए मान के हमको पूरा यूपी क्षेत्र में मिलता, तो ये एक कुछ लिमिटेड मतलब एक छोटे से क्षेत्र, बहुत छोटे पैमाने पे हमें लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा महत्वता, इसकी महत्वता दी ही नहीं जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लोहा की जानकारी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नहीं थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। बोले कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज था कांस, इसलिए इसको कांस युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसको क्या किया गया? कांस युगीन सभ्यता, ये याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित है। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश किस चीज पे आधारित था? ये व्यापार प्रणाली पर ज्यादा आधारित था, क्योंकि ये ग्रामीण तो थी नहीं ना। हड़प्पा सभ्यता किस तरह की व्यवस्था थी? ये शहरी प्रणाली पर डिपेंड थे, और शहरी प्रणाली में व्यापार ज्यादा वैल्यूएबल रखता था। नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मतलब बोले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी। ठीक है, वो विष्णु की पूजा का वर्णन कहीं पे भी नहीं है, वरुण की पूजा का वर्णन कहीं पे भी नहीं, इंद्र देवी की पूजा का वर्णन कहीं पे भी नहीं। हाँ, अगर एक और सवाल आता है, एक आते हैं आपको आगे पढ़ेगा, एक आते हैं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की इसमें पूजा का वर्णन मिलेगा आपको, लेकिन पशुपतिनाथ का मतलब संबंध किनसे दर्शाया गया? तो भगवान शिव को ही कहा गया था पशुपतिनाथ, जिसके इर्द गिर्द कुछ जानवरों को बैठा हुआ दिखाया गया था। बल्कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। हमने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ से आपको विशेष तरह के सड़क मिलेंगे। जो सड़कें होती थी वो ऐसे ग्रिड पद्धति पर कटिंग होती थी, जो नालियां होती थी ऊपर से पूरी ढकी होती थी, एक बेहतर जल निकास प्रणाली था, मतलब पक्की ईंटें थी, पक्की ईंट भी थी, वो 4 प्रकार की ईंटें थी, तो रोड थे पूरा अच्छे टारकोल से बने हुए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता ही थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। नंबर 9 की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, नगर बहुत सारे, लेकिन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, या लोथल था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अगर बड़ा शहर के बारे में बात करें, बड़ा जगह, तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ फैक्ट जान जाते हैं। इसको मृतकों का टीला कहते थे। इसको कहा मृतकों का टीला, या बहुत सारे जैसे देखिएगा प्रेतों का बाग, प्रेतों का टीला,
मृतकों का टीला, कब्रिस्तान। एग्जैक्टली इसमें जो मोहनजोदड़ो विशेष तौर से एक क्या था, एक कब्रिस्तान था जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में हमें कब्रें प्राप्त हुई है। मतलब इस तरह से कब्र था, उसके अंदर डेथ बॉडी हमें प्राप्त हुई, डेथ बॉडी नहीं, कंकाल। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा के इतिहास जानिए। कालीबंगा था ये राजस्थान में। अब इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि राजस्थान में बंगा का मतलब होता था चूड़ी, और वहां से काली चूड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, इसलिए इस जगह को कहते गए कालीबंगा। लोथल गुजरात का क्षेत्र, ये गोदीवाड़ा था। हमने आपको पीछे बताया था कि गोदीवाड़ा क्या था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की जाती है, तो दयानंद साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की जाती है। ये याद रखिएगा नाम, दयाराम साहनी। और उसके बाद फिर खोज की जाती है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे? अगर आपसे सवाल पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये आप मुझे बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किनके द्वारा की जाती है। चलिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं, उनके नाम के अंत में बनर्जी होगा। ठीक है। नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी? हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे स्थित था। आपको दो मतलब एक चीज तो इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि जो शहर में प्राप्त है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित था। तो जैसे हम जानते हैं पटना है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 12 में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे बेहतर विशेषता क्या थी? ये नगर योजना व वास्तुकला में निपुण था। ठीक है, ये सबसे इसकी बेहतर व्यवस्था थी, जिसको सबसे खास बनाते थे। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, हम जैसे ऐसा समझते, अगर हमने पढ़ा शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमने पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे पास पता है क्या है, उसके बाद टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास वैदिक काल। अब ये शहर था, ये ग्रामीण था। वैदिक काल के बाद हम फिर पढ़ने लगे उत्तर वैदिक काल। अब ये शहर परिकल्पना जो थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट होती है। बड़े की नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था, गणतंत्रात्मक था? तो देखिए जो स्थिति थी, हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो नगर पालिका के क्षेत्र पर डिपेंड था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अधिकांश विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, तो इस मत के आधार पर मान सकते हैं कि हाँ कोई विदेशी आगमन होंगे, कोई प्राकृतिक आपदा रहा होगा, और कोई मानवीय कारण रहेगा। मतलब उपयुक्त में से सभी इसके आंसर हो सकता है। नंबर 15 में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा, मतलब इसको प्रकृति की देवी कहा गया था। इसको कहा गया था प्रकृति की देवी, क्योंकि गर्भ से एक कमल निकलता हुआ दिखाया गया था। तो वो कहां से मिला था? तो वो हमें मिला था हड़प्पा से। ठीक है। उसके बाद सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? मतलब बोले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी स्थलों की खुदाई, उनमें सबसे पहले किसको खोदा गया था? तो वह था हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। सवाल नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, देखिए मैंने फिर से वही आपको बताया, गोदीवाड़ा मतलब क्या था? बंदरगाह, इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉकयार्ड। एक ऐसी जगह जहां पे पानी के बड़े बड़े नावों को लगाया जाता, तो बताइए तो कहाँ था, कहाँ पे था? जानते हमने पढ़ा था कि लोथल में था, कालीबंगा भाई राजस्थान में हो जाएगा, रांची हरियाणा में हो जाएगा। इन सब क्षेत्र में तो समुद्र था नहीं, तो समुद्र कहाँ पे था? लोथल। लोथल मतलब गुजरात का क्षेत्र। उसके बाद सवाल में आते हैं कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? देखिए मोहनजोदड़ो से जो थे, मोहनजोदड़ो से हमें वस्त्र के साक्ष्य मिले। वस्त्र भी कैसे प्राप्त हुए थे? हमें सूती, एकदम बेहतर क्वालिटी के वस्त्र प्राप्त हुए थे, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हाँ लोग उस समय कपड़े बनाना या बुनना ना जानते थे, तो वो भी कौन से कपड़े? सूती कपड़े। नंबर 19 में बड़े कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो आर.डी. बनर्जी। हमने आपको बनाया पूछा भी था, इनका नाम था पूरा राखल दास बनर्जी। हाँ, राखल 4 ले लिया गया, दास से डी ले लिया गया, और जो हो गया आपको बनर्जी का बनर्जी, राखल दास बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। याद रखो, या कुछ याद रखो, जैसे देखिए आपको क्या क्या याद रखना। पहला याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को, दूसरा याद रखिएगा हड़प्पा, तीसरा याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है, चौथे याद रखिएगा लोथल। कुछ 3 या 4 पॉइंट ऐसे जो आपको याद रखना जरूरी है। बोले कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है।
मोहनजोदड़ो कहीं अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो जो सिंध जो लोग थे उन्होंने इसको मोहनजोदड़ो कहा, मतलब ये जानते थे कि ये जो जगह है कब्रिस्तान है। नंबर 22 पे आते हैं। नंबर 22 में बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। देखिए वही सवाल है, लोथल आराम से कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब गुजरात वाला क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र था ये सब। उसके बाद बोल कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किसके आधार पर। साहित्य स्रोत तो बहुत ज्यादा जरूरी थे, साथ में विदेशी आर्थिक विवरण भी, जैसे में मेगा स्नीच। अब सबसे जरूरी चीज जो है वो ले लीजिए आप मेगा स्नीच का। तो मेगा स्नीच की कौन सी किताब, इंडिका जो है वो इसके लिए मोस्ट ज्यादा जरूरी थे। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, मतलब इनमें से सभी जो था वो प्राचीन इतिहास के नियंत्रण पर कार्य। और कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा गुजरात में स्थित है। हमने आपको इसकी कहानी सुनी ना कि कालीबंगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो काली मतलब काला और बंगा मतलब था चूड़ी, मतलब यहाँ से काला चूड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ वो थे कालीबंगा। ये बहुत कम है। उसके बाद सवाल आता है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। जैसे ऐसे समझिए कि हमने एक बनाया घर, चलिए सपोर्टेड मान लीजिए हमने घर बनाया, तो भाई घर बनाए तो खाना ना बनेगा तो हमको पानी निकालने की व्यवस्था तो चाहिए। तो बोल रहा है कि सबसे पहले गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो वो आपको मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि जो नाली थे ना, नाली को पक्के, जैसे ऐसे समझिए, नाली को पक्के ईंटों से या पत्थरों से क्या जाता है, जगह जगह पर ढका जाता ताकि नली खुली ना रहे, और इसके अंदर से क्या होता था, सभी पानी क्या होता था, आसानी से वो पास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है मतलब गुजरात के अंदर का जो क्षेत्र कालीबंगा वो कहाँ स्थित है, सरस्वती नदी। ये याद रखिएगा, एक नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं सरस्वती, ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। ये जो क्षेत्र है, ये जो नदी है तो बाहर अब देखने को नहीं मिलती। इसके वर्णन है, आप जानते हैं तीन गंगा का बड़ा खास वर्णन है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती नदी तो आपके राजस्थान में ही जाके कभी विलुप्त हो जाती है। उसके बाद बोले कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। बंदरगाह नगर मतलब ऐसा नगर जो समुद्र के किनारे स्थित है जहां से सामानों को उतारा जाता था, तो वो था आपका लोथल। ठीक, हड़प्पा नहीं था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये तो और राजस्थान का बिल्कुल की बात है। तो बोले कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। नर्तकी की हमें मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी आप कभी अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए कि जैसे मान चलिए कि इस तरह के हम कोशिश करें बना, नहीं नहीं हमसे नहीं बनेगा, सॉरी। बोले कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। बोला कि मेसोपोटामिया के साथ था, हमें अवशेष प्राप्त हुए। ईरान से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए, अफगानिस्तान से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन चीन के साथ हमें कोई भी अवशेष प्राप्त हुए जिससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो चीन से हुआ था या चीन तक होता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। उसके बाद बोला कि सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र थे, विष्णु थे, ठीक है, पशुपति महादेव थे, गणेश था। हमने आपको शुरू में भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हम इंद्र, विष्णु, इन सबका कोई भी वर्णन नहीं मिलता, हमें वर्णन मिलता है पशुपति। और पशुपति किनको कहा जाता है, भगवान शिव को। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पशुपति। नेक्स्ट सवाल बड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला, ये आंख बंद करके मारेगा, मृतकों का टीला आराम से लगेगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद सवाल बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सिंह का भाग, ये भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कुछ ऐसी चीज जो आपको याद रखना जरूरी है। सिंधु सभ्य समाज में, सॉरी, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। उस समय जो समाज थी वो मातृ सतमक थी, मतलब मदर का वजह से बहुत ज्यादा था। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसमें आंसर याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। जो चीन की सभ्यता या तो इससे पहले थी या इससे बाद में। उसके बाद बोले कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था त्रिभुजा का, त्रिभुज समझते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कैसे, अब कैसे समझिए, यहाँ पे था जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से भी हमारा वर्णन था, ठीक है। इस क्षेत्र, इस क्षेत्र को समझिएगा। यहाँ पे था यूपी, ठीक है, ये यूपी था और यहाँ पे था हमारा महाराष्ट्र। हो गया क्लियर। इधर आपका जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान था। उसके बाद बोल रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। मतलब युगल समाधान था सर, युगल समाधान उसको कहा गया था। उसमें महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। यह लगाया गया था कि दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो मिला था मैं रोपर से, ठीक, कहाँ से मिला था, रोपर से।
नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ, ये मोहनजोदड़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ऐसे मान चलिए कि इतना बड़ा स्नानागार था, दोनों साइड में उसके चढ़ने उतरने के लिए क्या बनाए गए थे, सीढ़ियां बनाए गए थे। यहाँ से एक पानी का हौज था जहाँ से पानी भरता था। इसको विशेष किसी विशेष ऑकेजन पे इसको चालू किया जाता। तो जब हम मोहनजोदड़ो को थोड़ा पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार आप इसको बहुत डेप्थ से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे कि इसका पॉइंट क्या कह रहा है। और एक सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है। अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा राजधानी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि हल से जुते हुए खेत के साथ, तो ये मिलते कालीबंगा में ही। मतलब हमें एक ऐसे खेत प्राप्त हुए हैं जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसको हल से जोता गया था। पशुपति महादेव के मुहर में कौन सा शेर, कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? तो देखिए, पशुपति जो मूर्ति मिली थी उसमें हाथी थे, बाघ थे, भैंसा थे, एकदम शेर का वर्णन प्राप्त नहीं होता। इसमें तो ये थोड़ी कि शेर नहीं होते हैं, शेर होते हैं। और ये किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले? तो लोथल। मतलब ऐसा समझिए शतरंज की प्रमाण की तरह नहीं, मान के अधिकांश इतिहास कहते हैं कि शतरंज ही था। शतरंज को क्या दिया गया, ये दुनिया का सबसे पुराना खेल था। दुनिया का सबसे पुराना क्या था, खेल था। उसके बाद बोल रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन कराया था? तो वो कराए थे हड़प्पा में। हमने आपको बताया था कि हड़प्पा में उत्खनन कराने वाले दयाराम साहनी, और उसके बाद आप पॉइंट को देखते रहेंगे। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? तो राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी द्वारा, आप देखिए साल देख लेंगे, 1922 ईस्वी। ठीक है। और जगह कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, जो आज वर्तमान में देखिएगा, जो वर्तमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको घूमने का मौका मिलेगा जहां आपको पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कैसा दिखता है। तो थैंक यू फॉर watching my video. So please like, share and subscribe. Thank you.